हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषता है। पहले भाग में हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण मौजूद है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अल्प विकसित रूप बताते हैं। और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लक्षण, ऐसे तत्व मौजूद है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में बताते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस तरह से, वो हमें आज के भाग में समझना है। हमने अध्ययन किया भाग 1 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, जो हमने पहले भाग में देख लिया था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रही है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। गत दशकों में, ये दशक क्या होता है? दशक का मतलब होता है 10 साल। एक दशक का मतलब होता है 10 साल। तो पिछले कुछ दशकों में सामाजिक सुधार सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। समाज में जो सुधार हो रहा है, शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, और सामाजिक सुधार के जो भी दूसरे आयाम हैं, उसमें भारत एक सकारात्मक दिशा की ओर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्रियाएं लगातार परिवर्तनशील है। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? वो सारी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक क्रियाएं धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्रियाशील होती जा रही है। आर्थिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक सुधारों के कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुए हैं और मुख्य रूप से हम आर्थिक सुधारों के रूप में 1991 को एक तरीके से, 1991 को एक तरीके से एक माइलस्टोन, मील का पत्थर मानते हैं। तो इन्हीं आर्थिक सुधारों की वजह से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या होती है, हमने भाग 1 में भी देखा था और पिछले चैप्टर में भी इनको हमने समझा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत की राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में लगातार हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकास की ओर लगातार बढ़ रही है। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में आर्थिक सुधार 1980 के दशक से प्रारंभ हो गए थे, लेकिन जो उल्लेखनीय प्रगति है, मैंने बताया आपको, जो मील का पत्थर साबित हुआ है, वो हुआ है 1990 के आर्थिक सुधार। मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधार हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन दशक कौन सा लगेगा? 1990 का दशक। देखो, आर्थिक सुधार जो है, आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार की कड़ी है, वो 1980 से शुरू हो चुकी थी, 1980 के दशक से शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसमें जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ है, वो 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों को हम मानते हैं, जिसमें हमें मुख्य रूप से एलपीजी रिफॉर्म को देखना होता है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सारी चीजें क्या होती है, आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों एवं प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकारों के, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, सभी बहुत तेजी से आर्थिक सुधार कर रही है, हर क्षेत्र में सुधार कर रही है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। 1950 से 1980 लगभग 30 साल का यह समय दिया गया है। 1950 से 1980 के बीच में भारत में विकास की दर जो थी वो 3.5%, इसे हम कह सकते हैं 3.5% थी। वहीं 1980 के दशक में यह विकास दर 5% हो गई, मतलब विकास की दर बढ़ रही है। 1991 से 2011 के बीच की बात की जाए, लगभग इन 20 सालों की बात की जाए, तो विकास की दर और ज्यादा बढ़ गई। ये 5% से 6.8%, इसे लगभग 7% कहा जा सकता है। यानी कि भारत में विकास की दर
लगातार बढ़ रही है समय के साथ। अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, पंचवर्षीय योजना की बात हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। हर 5-5 सालों में देश के विकास में योगदान देने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती थी उसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई उसे बोला गया पहली या प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऐसे करते करते टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई और 12वीं पंचवर्षीय योजना हमने देखा था कि 2012 से 2017 के बीच में आई थी। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती है क्योंकि इन पंचवर्षीय योजनाओं को कामकाज देखने वाले योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके बदले नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती, ये तो एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। तो ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, मतलब इसका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012, ये 5 साल। तो उसके दौरान विकास की दर 8% रही। धीरे धीरे विकास की दर, भारत में विकास की दर बढ़ती ही जा रही है। 3.5, 5, फिर 6.8 या 7% और फिर धीरे धीरे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह 8% हो गई। 1950 से 1990 इन 40 सालों की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय में लगभग 1.6% औसत दर से बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। आज़ादी के लगभग 40 साल तक, आज़ादी के बाद के लगभग 40 साल तक प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6% औसत दर से, वार्षिक औसत दर से बढ़ी। वहीं 1990-91 की बात की जाए, जहां पर हम प्रमुख रूप से आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, तो इसके बाद प्रति व्यक्ति आय लगभग 5% वार्षिक औसत दर से बढ़ी। कहां 1.6%, लगभग 1.5% वार्षिक औसत दर से बढ़ रही थी। लेकिन उस 1990-91 के आर्थिक सुधारों के बाद ये जो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है वो लगभग 5% देखने को मिलती है। वहीं 2015-16 रिसेंट टाइम की बात की जाए तो इस प्रति व्यक्ति आय में हर साल वार्षिक औसत दर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है 6.2%। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में समय के साथ साथ भारत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इन आंकड़ों के आधार पर, इस विकास के दर के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, लगातार विकास की ओर आगे अग्रसर है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना, एक चैप्टर में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में देख सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। इनको हमने समझा भी था एग्जाम्पल के माध्यम से, बार रिपीट कर लेता हूं। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके कृषि का काम है, पशुपालन का काम है, वानिकी, मछली पालन, खनन, ये काम आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से उद्योग है, विनिर्माण का काम है, निर्माण का काम है, ये काम आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें प्रमुख रूप से जैसे अध्यापक का काम है, आपके वकील का काम है, डॉक्टर का काम है, परिवहन एवं संचार के साधन है, ये सारे काम आते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में हम इन 3 क्षेत्रों के बारे में ही बात करते हैं। तो भारत में समय के साथ साथ इस अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आ रहा है। मतलब लोग प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। इसका मतलब भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो भारत में विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम होकर द्वितीयक क्षेत्र, जिसे उद्योग भी कहा जा सकता है, और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है, उसका अंश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोई भी देश का हमें देखना है कि वो विकास की तरफ आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि लोग प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और द्वितीयक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत में हमें यह देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का अंश, लोगों का प्रतिशत कम हो रहा है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोगों का प्रतिशत अंश बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था, विकास की ओर आगे बढ़ रही है। 1950-51 आज़ादी के जस्ट 2-3 साल बाद की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 50% से ज़्यादा था। पूरे देश में जितने भी अलग अलग काम हो रहे हैं, चाहे प्राथमिक क्षेत्र के हो, चाहे द्वितीयक क्षेत्र के हो, चाहे तृतीयक क्षेत्र के, सारे कामों का राष्ट्रीय आय में कुछ योगदान होता है और इन्हीं से
मिलके राष्ट्रीय आय बनती है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र का या यूं कहे कृषि क्षेत्र का योगदान 50% मतलब आधे से भी ज्यादा था। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन अगर 2015-16 की बात की जाए, अभी रिसेंट टाइम की बात की जाए, तो ये कृषि का योगदान आपकी राष्ट्रीय आय में लगभग 15% ही रह गया। कहां आजादी के बाद 50% था कृषि क्षेत्र का योगदान और कहां ये गिरते गिरते 15% रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% है। आज के समय की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। कहने का मतलब हम प्राथमिक से द्वितीयक में आए, द्वितीयक से सेवा क्षेत्र में आए, तृतीयक क्षेत्र में आए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकास की ओर आगे बढ़ रही है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में सुधार। आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं और इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। किसी समय में भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन नए आंकड़े हमें यह बताते हैं कि यह देश अपनी विकास यात्रा में काफी आगे निकल गया है। हम धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहां भारत में प्रतिभाशाली जनशक्ति का सबसे बड़ा पुल है। भारत में पूरी दुनिया के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग रहते हैं जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा दक्ष हैं। ये किस आधार पर आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में भारतवंशी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और भारतीय नागरिक भी बड़ी मात्रा में मिलेंगे ही मिलेंगे। वो डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी योगदान दे रहे हैं दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में। तो लगभग 3 करोड़ भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत विश्व में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अगर बोला जाए कि पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसके सबसे ज्यादा है और किसके साथ सबसे ज्यादा है, तो उसमें भारत का नाम टॉप में आता है। भारत की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना बढ़ी है। विद्युत उत्पादन मतलब बिजली की पैदावार करना, बिजली पैदा करना, जो कि अलग अलग प्रकारों से की जा सकती है। कोयले से भी की जा सकती है, सौर ऊर्जा से भी की जा सकती है, पानी से भी की जा सकती है, आणविक ऊर्जा से भी, पवन ऊर्जा से, अलग अलग माध्यमों से की जा सकती है। तो लगभग 65 वर्षों में, पिछले 65 वर्षों में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 100 गुना बढ़ी है। सड़कों की लंबाई आजादी के समय लगभग 4 लाख किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 50 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। सड़कों का जो बिछाव है वो भी लगातार बढ़ रहा है और सड़क बढ़ेंगे मतलब परिवहन के साधन तेज हो गए। परिवहन के साधन तेज हो गए, इसका मतलब अर्थव्यवस्था लगातार विकसित होती जाएगी। साक्षरता दर की बात की जाए तो 1950 यानी कि आजादी के कुछ समय बाद में ये 18.3%। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय भारत में जितनी भी जनसंख्या थी उसे 100% मान लो। उस 100% में से 18.3%, 18% मान लो इसे आप, तो 100 व्यक्तियों में, प्रति 100 व्यक्तियों में केवल और केवल 18 लोग ही साक्षर थे। सोचिए, 82 लोग अनपढ़ थे, निरक्षर थे, जो कि 2011 में ये 74% हो गए हैं। साक्षरता के मामले में हम 18 से लेकर 74% की तरफ आ गए हैं। धीरे धीरे साक्षरता दर में भी भारत आगे की ओर अग्रसर होता ही जा रहा है। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी भारत विकास की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा है। जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है, मातृ मृत्यु दर कम हो रही है, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी धीरे धीरे हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य कौन कौन से कारक हैं? जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि दर देखा था कि आजादी के समय ज्यादा थी, जो कि अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1961 से लेकर 1971 इन 10 सालों तक
यह दर 24.8% थी। जनसंख्या वृद्धि दर 24.8% थी इन 10 सालों के दौरान, जो कि 2011 में यह घटकर कितनी 17.64% हो गई है। लगभग 18% जनसंख्या वृद्धि के दर के मामले में हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। इसके अलावा विदेशी व्यापार मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार, आयात निर्यात। विदेशी मुद्रा भंडार, इसका मतलब दूसरे देशों की मुद्रा हमारे यहां पर कितनी ज्यादा है, उसका भंडार कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा है विदेशी मुद्रा भंडार, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि हमारा निर्यात बहुत बढ़ रहा है, हम दूसरे देशों को सामान बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। और क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट, एक गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद है वो बहुत ज्यादा उत्पादित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा रोजगार वृद्धि, धीरे धीरे रोजगार के मामले में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। इन सभी में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, इन सभी की ओर हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में पूछे गए क्वेश्चन। ये किस पर आधारित है? हमने अभी तक इस चैप्टर के 2 भाग देख लिए, उन 2 भाग पे आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसका ख ग घ, ये 4 क्वेश्चन में कुछ खाली जगह दी हुई है जिन्हें हम रिक्त स्थान बोल रहे हैं। इनको हमें भरना है। किस आधार पर? अभी भाग 1 और भाग 2 में जो भी चीजें पड़ी उसी के आधार पर। क है, पहला है, वर्ष 2015 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय रिक्त स्थान अमेरिकी डॉलर थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2015 के अनुसार भारत की सकल राष्ट्रीय आय जो थी वो कितने अमेरिकी डॉलर थी। भाग 1 में हमने देखा था कि ये करीब 1590 अमेरिकी डॉलर थी। ख है, भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप, प्रमुख रूप से ये जो विकसित देश है उसकी तुलना में कम है या ज्यादा है? रिक्त स्थान भरना है। तो हमने देखा था कि भारत जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था के तुलना में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के मामले में थोड़ा पीछे है, तभी हम अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। ग है, वर्ष 2014 में भारत में जीवन प्रत्याशा डैश 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 वर्ष थी। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2014 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति औसतन कितने साल जिएगा, इसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। तो 2014 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा करीब 68 वर्ष थी, ये हमने पढ़ा था। घ है, चौथा है, जापान में तीव्र विकास की दर का कारण वहां पर डैश 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 ज्ञान रहा है। बोला जा रहा है कि जापान में विकास की दर बहुत तेज है। इसका मुख्य कारण किसे माना जाता है? वहां का तकनीकी जो विकास है, वहां का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसी को जापान की तेज विकास दर का आधार माना जाता है। तो यह पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें रिक्त स्थान भरना था। दूसरा क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? हमने देखा था छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? लोग काम करते हुए, रोजगार करते हुए दिखेंगे लेकिन उनकी उत्पादकता एकदम कम होती है, या यूं कहे नगण्य, शून्य के बराबर होती है। तो व्यक्ति रोजगार में लगा तो दिखाई देता है लेकिन उसका उत्पादन में योगदान कम होता है। हमने ये खेती के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो क्या जीवन स्तर अच्छा होगा या फिर खराब होगा? भाई प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो जीवन स्तर ऑब्वियसली कम होगा, तो जीवन स्तर निम्न रहता है। जो लाइफ स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, वो निम्न स्तर का बना रहता है। चौथा क्वेश्चन है, जब देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तब देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? भाई आजादी के समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी थी, अलग अलग आयामों के मामले में, चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हर मामले में, चाहे विकास की दर हो, हर मामले में देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1950 से लेकर 1980 इन 30 सालों के बीच में भारत की विकास दर कितनी थी? हमने देखा था कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, समय के मामले में हम आगे आते गए, धीरे धीरे विकास की दर
बढ़ती ही गई। लेकिन 1950 से 1980 मतलब भारत की आज़ादी के लगभग 30 साल बाद तक अपनी विकास दर 3.5% के आसपास थी, मतलब बहुत ही कम थी। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।